अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की सुबह सबसे बड़ी खबर के साथ हुई और वो है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए पाबंदी मरकजी वजीर दाखिला के दफ्तर से लगा दी गई। आज पूरे मुल्क में इसी पर बहस मुबाहसे देखे गए। खैर, आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मांग के बाद एक और मांग ने भी जन्म लिया है, जबकि इससे पहले भी कई बार उस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई है और इसे लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष की जानिब से आरएसएस पर पाबंदी की मांग ने जोर पकड़ लिया। अगर पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी लगा दी जाती है तो आरएसएस पर क्यों नहीं? अब इसे मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान जोर शोर से उठाते हुए महज पॉपुलर फ्रंट मुस्लिम तंजीम होने की वजह से पाबंदी लगा दी गई है क्या? इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से अब मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर पॉपुलर फ्रंट की हिमायत में भी बोलने वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। 2 मरहलों में पाबंदी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहले ईडी एनआईए के जरिए छापामारी और फिर पाबंदी को अंजाम दिया गया। दहशतगर्द तंजीमों से राब्ता, गैर कानूनी सरगर्मियां और यूएपीए के तहत फौरी पाबंदी का हुक्म दिया गया, जिस पर आज सुबह से हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों के दफ्तरों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वैसे भी पिछले काफी अरसे से पाबंदी को लेकर बहस जारी थी। आखिरकार पीएफआई के साथ दिगर 8 तंजीमों पर भी पाबंदी का ऐलान किया गया जो इस पॉपुलर फ्रंट से जुड़ी हुई थी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, एनसीएचआरओ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, एनसीएचआरओ, रिहाब फाउंडेशन, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को भी बैन किया गया। खैर, अब सवाल आरएसएस पर भी उठाए जा रहे हैं और इनके जुर्म भी गिनाए जा रहे हैं। वाज़ा रहे, आरएसएस पर इससे पहले भी पाबंदियां लगा दी गई थी। 1942, 1975 और 1992 में संघियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। जाहिर है तब कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस को हमेशा संघी विरोधी माना जाता रहा है। भारत की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान यानी किसी तरह जंग आजादी में इनकी कुर्बानियां न होना और फिर अंग्रेजों से माफी मांगकर जो जंग आजादी की जंग लड़ रहे थे, इनकी खबरों को यानी कि मुखबिर बनकर अंग्रेजों तक पहुंचाने का इल्जाम भी बारहा लगाया जाता रहा है। महात्मा गांधी का कातिल नथुराम गोडसे इन्हीं आरएसएस संघी विचारधारा की पैदाइश थी। लिहाजा आज फिर एक बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भाजपा हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी के बाद आरएसएस पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती का सवाल फिर से पूछा जा रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ फसादात, कई बम धमाकों में इनका या इनकी सोच और फिक्र से मुतासिर तंजीमों के अफरादों का सीधे ताल्लुक होने की बात इससे पहले भी कई बार जाहिर हो चुकी है और बात कही भी जाती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पाबंदी पर विपक्ष, खासकर आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आरएसएस तो पीएफआई से भी बदतर है, पहले आरएसएस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसी तरह कांग्रेस के कई लीडरों ने आरएसएस को क्यों नहीं बैन किया जा रहा, जबकि मुल्क के अमन को असल नुकसान इन्हीं संघ विचारधाराओं से होने की बात कही जा रही। समाजवादी पार्टी ने भी पॉपुलर फ्रंट पर लगी पाबंदी पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि अगर पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है तो आरएसएस पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, इस पर क्यों नहीं? इसी तरह मुस्लिम लीग, एमआईएम और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आरएसएस पर पाबंदी की मांग की है। आखिर आरएसएस और पीएफआई को एक तरह क्यों माना जा रहा है? जाहिर है भाजपा हुकूमत में है और अब चुनावी सरगर्मियां भी जारी है। भाजपा के पास सिवाय इसी तरह के मुद्दों के दीगर मसलों पर वोटों को मांगना मुश्किल है। सिवाय इसी तरह हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन से ही वोटों की खैरात मिल सकती है, हासिल कर सकती है। लिहाजा पीएफआई पर पाबंदी जानबूझकर लगाई गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। सीपीएम ने तो आरएसएस को ही पहले बैन करना चाहिए था, यानी कि पीएफआई से पहले आरएसएस को ही बैन करते तो अच्छा होता, ऐसा भी कहा जा रहा है। आप देखते हैं आरएसएस को कब बैन किया गया था। आरएसएस की पैदाइश ही हिंदू राष्ट्र या 2 नेशन थ्योरी से हुई है। कट्टर हिंदुत्व सोच और फिक्र से मुतासिर लोगों को मुल्क में सर्वधर्म समभाव के उसूल की मुखालफत इन्हीं की जानिब से करने की बात कही जाती है। आज भी सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष लफ्ज को हटाने की मांग इन्हीं की जानिब से की जा रही है। आजादी के बाद मुल्क का बंटवारा और बंटवारे के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराकर गांधी जी का ही कत्ल इसी मानसिकता के नथुराम गोडसे ने किया था। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद 1948 में पाबंदी शायद इन संघियों के लिए मुश्किल तरीन दौर रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सदारत में मरकजी वजीर दाखिला दफ्तर ने 4 फरवरी 1948 को जारी एक सरकारी ऐलान में कहा गया था कि आरएसएस पर पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे देश में काम कर रही नफरत और तशद्दुद फैलाने वाली ताकतों को खत्म करने और देश की आजादी को खतरे में डालने वाले संघ के सरगर्मियों को देखते हुए मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए यह फैसला लिया जा रहा है।
मुल्क के कई जगहों में आरएसएस को देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकुनों की मुल्क मुखालिफ कामों को अंजाम देते हुए आगजनी, डकैती और कत्ल के साथ दीगर जराइम में मुलविस पाया गया है। गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद को भी इन्होंने जमा किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे खत में भी वाज़ह किया गया है कि हिंदू महासभा इस साजिश में शामिल थी। आरएसएस की सरगर्मियां रियासत और मुल्क के वजूद के लिए खतरा साबित हो चुकी है। पाबंदी के 18 महीने बाद आरएसएस किसी तरह सियासी सरगर्मियों में शरीक न होना, इस शर्त पर पाबंदी को हटा दिया गया। आरएसएस पर दूसरी पाबंदी सियासी सोचो फिक्र से मुतासिर थी, ऐसा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने 1975 के इमरजेंसी के दौरान इसकी सरगर्मियों पर रोक लगा दी। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक और बैन लगाया गया। ये पाबंदी वजीर आजम पीवी नरसिंह राव और उनके वजीर दाखिला शंकर राव चौहान के जरिए लगाया गया। राव हुकूमत ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जमात इस्लामी हिंद के साथ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर भी बैन लगा दिया था। अब एक बार फिर से आरएसएस पर बैन की मांग ने जोर पकड़ा है। पॉपुलर फ्रंट का कयाम 22 नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक मीटिंग में 3 तंजीमों को मर्ज करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाने का फैसला क्यों लिया गया, इस पर भी कई सारी बातें हैं। पीएफआई के कयाम का ऐलान लेकिन 17 फरवरी 2007 को किया गया। कौन सी थी वो 3 तंजीमें जिनको मिलाकर पॉपुलर फ्रंट की नींव रखी गई? केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ), तमिलनाडु की मनीथा नीति पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी को मिलाकर पॉपुलर फ्रंट बनाया गया। वजह है 1980 में कट्टर हिंदुत्ववाद का आगाज हो चुका था और इसी के नतीजे 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। मुसलमानों की सियासी समाजी आवाज को पॉपुलर फ्रंट के जरिए उठाने की कोशिश की गई और मुसलमानों की सियासी रहनुमाई को साउथ इंडिया से आगाज होने का दावा उस वक्त किया जाने लगा था। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद पीएफआई ने गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बंगाल में अपने पांव जमा दिए। महज 2 सालों में सबसे तेजी से फैलने वाली तंजीम के तौर पर पीएफआई की पहचान में लाखों कारकुनान इससे जुड़ गए। मुसलमानों में अरसे के बाद कैडर बेस पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था। इसी की सियासी शाख एसडीपीआई है जिन्होंने आज पीएफआई की पाबंदी पर जोरदार मजम्मत फरमाई। खैर, आज का मौजू पीएफआई की पाबंदी के बाद आरएसएस पर क्यों नहीं, इसी को उजागर करना था। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और पार्टियों के लीडरों ने आरएसएस पर आवाज तो उठाई है, पर मनमानी फैसलों के लिए मशहूर मौजूदा हुकूमत इस पर तवज्जो देगी ऐसा नहीं लगता। लिहाजा इतना तो सच है कि पीएफआई पर लगी पाबंदी के बाद आरएसएस पर पाबंदी का सवाल जरूर उठा है और यह सवाल लाजिम भी है, क्योंकि कई मुल्क मुखालिफ कामों में आरएसएस मुलविस होने के अक्सर दलाइल पेश किए जाते रहे हैं और कांग्रेस की जानिब से भी बारहा इस तरह का इल्जाम लगा दिया है। अब शायद कांग्रेस की बात या फिर विपक्ष की बात शायद कोई सुन सके, लेकिन दूसरी तरफ अवाम की राय भी कुछ अलग देखी जा रही है। इनका भी कहना यह है कि सियासी मुफाद हासिल करने के लिए कुछ भी एक शगुफा छोड़ना भाजपा की आदत है। जहां मुल्क भर में महंगाई, बेरोजगारी का एक तूफान खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे वक्त में पाबंदी का हवा खड़ा करना ये भी एक साजिश कही जा रही है। जहां मुल्क भर में गायों की मौतों का तांडव हो रहा है, वहीं पर वजीर आजम मोदी चीते का तमाशा कर रहे हैं और मीडिया मदारी की तरह नाचती नजर आ रही है। एक बार फिर चुनावी माहौल की दिशा को बदलने के लिए पाबंदी आयद करने की बात करते हुए आरएसएस पर भी पाबंदी की मांग करते हुए देखा जाए। आज का मौजू कैसा लगा इसे कमेंट करते हुए लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का ಕಟ್ಟರ್ಪಂಥ ಯಾರು ನೋಡಿ ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಸಮಾಜ, ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಾನತೆಯ ದಿಟ್ಟವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, RSS ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಬೇರೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಅದೇ ರೀತಿ RSSನವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ, ಆಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. और इस UAPA के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा UAPA को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा, क्योंकि UAPA का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा। ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि PFI पर तो हो रहा है, उनके खिलाफ क्या क्या मिला है, लेकिन मुझे याद है कि जब सीमी पे बैंड लगा था तो कुर्ला में पहले बार जब पकड़े गए थे लोग, तो हथियारों के साथ, जब मैंने वहां धरना दिया और पूछा हथियार क्या है, तो उनके पास बकरीद में बकरे ज़बह करने के लिए चाकू रखे हुए थे, क्योंकि वो लोग बकरे ज़बह करके उसकी खाल लेकर के बेच के यतीम बच्चों को मदद करते थे। हथियार कैसे हो गया वो? और सिमी के खिलाफ इतना देश में चला, उनके सारे लोग पकड़े गए, जैसे PFI का चल रहा है आज ना, इसी तरह पूरे देश में सिमी को गिरफ्तार किया गया। हम चाहते हैं अगर सिमी किलो आतंकवाद में है तो जरूर उनको बैन कर दिया जाए, परंतु मैंने देखा कि दिल्ली की एक हाईकोर्ट की जज ने 252 पेज का जजमेंट दिया और कहा कि हमें आज तक सरकार ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि मैं इसके ऊपर बैन जारी रख सकूं। किसके ऊपर? सिमी के ऊपर। और सिमी को मैं आज से बैंड उठाने की का ऑर्डर देती हूं, लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस को डाल दिया और केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सिमी का नाम कोई लेगा तो आतंकवादी हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल चीज गलत है देश के अंदर कि अगर कोई मुस्लिम संगठन है तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। क्या ये देश ये तय कर चुका है कि मुसलमानों की हैसियत नहीं इस देश के अंदर है? क्या ये तय हो गया कि मुसलमान 2 नंबर का शहरी बन गया है? क्या नया संविधान लिखा जा रहा है देश के अंदर? मैं पूछूं कि क्या वो आतंकवादी नहीं है क्या जो धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कर रहे थे?
PFI ने क्या कर दिया मुझे तो नहीं मालूम, ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने। कम से कम टेरर वाला एक्टिविटी में नहीं है। ये ऐसे लोग थे जो कि सड़क पे निकल सकते थे। जो बूढ़े बूढ़े हमारे जो है कायद बैठे हुए हैं वो तो सड़क पर नहीं निकलेंगे, बल्कि लोगों को मना ही करेंगे उल्टा कि मत जाओ। कोई पूछता है कि VHP वाले तुम कैसे काम कर रहे हो, बजरंग दल वाले तुम कैसे काम कर रहे हो, दुर्गा वाहिनी तुम कैसे काम कर रहे हो, सनातन संस्था तुम कैसे काम कर रहे हो, अभिनव भारती तुम कैसे काम कर रहे हो, और करनी सेना तुम कैसे काम कर रहे हो। उनसे पूछिए कि भाई क्या कर रहे हैं। जो बड़ा ख़तरा है, जो लिंचिंग करते हैं, जो क्या क्या करते हैं, जो कि मारते हैं, जो जाके मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जा कर के ऐसे जो है ख़तरनाक किस्म के नारे लगाते हैं जिससे कि वहाँ फतना पैदा होता है, उनके खिलाफ एक्शन लो। अभी जो इल्ज़ाम लग रहा है PFI पर या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे, ये झूठा इल्ज़ाम है, ये मनगढ़ंत इल्ज़ाम है। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे जब एक सेकुलर स्टेट है। ये सब जो काम है ये तो खुद ये हुकूमत में जो लोग बैठे वो करते हैं। RSS अनरजिस्टर्ड बॉडी है, मालूम है आपको, और उसके बाद जो है लाखों कार्यकर्ता हैं। क्यों हुकूमत नहीं पूछती कि तुम कहाँ से इनको पैसे देते हो। राम सेना के लोग, बजरंग दल के लोग नंगा नाच रहे हैं। टेरर जो है एयरपोर्ट में बम रख के उसको सजा हुई है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप कभी चेक भी नहीं किए, उन पर नेशनल सिक्योरिटी आप किए तक नहीं 8 साल से। आज SDPI PF जो है कोविड के टाइम पे यही PF के बच्चे हजारों लाशों को, बाप का लाश बेटा उठाने तैयार नहीं, बेटे की लाश बाप उठाने तैयार नहीं, हिंदू मुस्लिम देखे बगैर। हिंदू अगर मरा है तो हिंदू संस्कृति में उसका अंतिम संस्कार करे, मुस्लिम मरा तो उसके करे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो है आप अगर इल्ज़ाम दे रहे हैं, सबूत दो, पेश करो। आप बोलना बात अलग है। आसमान के ऊपर 2,17,780 पर 8 तारे हैं, गिनने कौन गया? तुम यहाँ बैठ के बोल रहे हो फलां फलां है। तुम्हारे सामने है बजरंग दल वाले, राम सेना वाले, मारने वाले, फसाद करने वाले, उनको आज तक आप छीने के लिए तैयार नहीं है।